हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज़ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज़ में आज मैं दिसंबर 2008 का जनरल पेपर 1 का नेट का क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर सक्सेस डिपेंड्स ऑन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स। दूसरा है हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी। तीसरा है हिज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज विथ ए स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड। एंड फोर्थ वन इज हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स। तो टीचर हमेशा स्टूडेंट से रिलेटेड और टीचिंग से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर होगा टीचर्स का सक्सेस डिपेंड करता है। इसका आंसर होगा डी, हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट। कौन सा टीचर इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा। पहला ऑप्शन है, अ टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, जिसका आइडियलिस्टिक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो और लविंग टीचर। तीसरा है, अ टीचर हु इज़ डिसिप्लिन्ड। और चौथा है, टीचर हु ऑफन अम्यूजेज हिज स्टूडेंट्स। इसका आंसर होगा ए टीचर विथ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, क्योंकि आइडियलिस्टिक एटीट्यूड होगा तो वो बच्चों में भी आएगा। तो इसका आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज। अ टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज, टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या है। टू मेक स्टूडेंट्स टू देयर होमवर्क। क्या घर होमवर्क बनाना चैलेंज है? नहीं। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। और चौथा है, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें टीचर का जो काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है वो है टू मेक टीचिंग लर्निंग एंजॉयबल सो दैट स्टूडेंट्स लर्न। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। मेकिंग स्टूडेंट्स हेल्दी। दूसरा है, मेकिंग ए स्टूडेंट टू गेट जॉब। तीसरा, इनकल्केशन ऑफ वर्चूज़। एंड चौथा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो वैल्यू एजुकेशन जो होता है वो नीति शिक्षा के तहत होता है, तो इसका मेन एम होता है कि इनकल्केशन ऑफ वर्चूज़, स्टूडेंट्स में गुणों का विकास करना। तो आंसर हुआ 3। अगला क्वेश्चन है, द रिसर्च इज़ ऑलवेज। रिसर्च क्या होता है हमेशा? वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज। एंड चौथा है, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारा चीज़ रिसर्च में होता है कि पुराने नॉलेज को वेरीफाई करना, जो हो चुका है, नया चीज़ खोजना, फिर गैप जो है पुराने के और नया अभी जो हो रहा है उस बीच में जो गैप है उसके बारे में सर्च करके उसको कंप्लीट करना। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव्स इन when a normal student behaves in an erratic manner in the class you would। तब आप क्या करेंगे जब कोई नॉर्मल स्टूडेंट अचानक से इरेटिक बिहेवियर करता है? तो पुल अप द स्टूडेंट देन एंड देयर, बच्चे को तुरंत पकड़कर सजा देंगे, या टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, और इग्नोर द स्टूडेंट। तो चूँकि एक नॉर्मल स्टूडेंट है, अचानक से इरेटिक बिहेवियर कर रहा है, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लास के बाद उस बच्चे से बात करें और उसकी समस्या को सुनें और समझें। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है, द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ। The research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is। कौन सा रिसर्च होता है जो कि फील्ड स्टडी में ज़्यादा क्लियर आइडिया के लिए क्या करता है? लॉ को अप्लाई करता है। तो कौन सा रिसर्च है वो? अप्लाइड रिसर्च नहीं, एक्शन रिसर्च नहीं,
क्यों एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम फील्ड में जाके काम करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। व्हेन रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजेनस पॉपुलेशन देन द मोस्ट सुटेबल सैम्पल मेथड इज। हेट्रोजेनस पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उस समय कौन सा सैम्पलिंग मेथड होगा? तो क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लस्टर में बांटते हैं बड़े एरिया को छोटे एरिया में और छोटे एरिया को और छोटे एरिया में। स्ट्रैटिफाइड सैम्पल में क्या होता है कि अलग अलग स्टार्टा के लोगों को हम अलग अलग स्टार्टा में रखते हैं। एक है कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और है ये लॉटरी मेथड है जो कि चुने हुए मतलब कुछ पॉपुलेशन में से सैंपल चुनना होता है, तब उसका हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि हेट्रोजेनस है तो अलग अलग स्ट्राटा में लोग होंगे, तो उसे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं और उस तरीके से उसका हम सैम्पलिंग करते हैं। अगला है द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती? ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, कंट्रोलिंग एंड रेफरेंस कलेक्शन। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर मैनिपुलेट करते हैं, वेरिएबल्स को कंट्रोल भी करते हैं। रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसलिए इसमें किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर होगा डी। ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉट फिजिबल ओनली व्हेन। एक रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल नहीं होता है कब? जब वह रिसर्चेबल होता है, जब इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, ये नया होता है और कुछ ज्ञान में वृद्धि करता है। तीसरा, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल को से बनता है। चौथा है इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस। तो इसका आंसर होगा कि जब कोई रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉट फिजिबल, केवल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जब होता है तब वो रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है वो फिजिबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी रेडियो इज़ ए टाइप ऑफ रेडियो सर्विस दैट कैटर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ। पहला है लोकल ऑडियंस, दूसरा एडुकेशन, तीसरा एंटरटेनमेंट, चौथा न्यूज। तो कम्युनिटी रेडियो जो है वो इस तरह का कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करता है जो लोकल होता है, स्पेसिफिक होता है, किसी एरिया से संबंधित होता है, इसलिए ये लोकल ऑडियंस के लिए कम्युनिटी रेडियो का प्रोग्राम होता है। ऑर्कुट इज़ ए पार्ट ऑफ। ऑर्कुट एक था साइट पहले जो गूगल के द्वारा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट था जो गूगल कम्युनिकेशन के लिए चलाता था, और इसमें एक छोटे ग्रुप के लोग आपस में इंटरेक्शन करते थे, जो वो ग्रुप 3 से लेकर 20 व्यक्तियों का ग्रुप होता था। आजकल अब ऑर्कुट नहीं है प्रचलन में। तो ऑर्कुट इज़ ए पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर होगा इंटरपर्सन, आपसी कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज होता था, जिसमें 3 से लेकर 20 लोगों की संख्या होती थी। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल्स कंप्यूटर में होता है। फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम अगेंस्ट। फायरवॉल्स एक कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके खिलाफ? अनऑथराइज्ड अटैक्स, वायरस अटैक्स, डेटा ड्रिवन अटैक्स और फायर अटैक्स। तो इसका आंसर होगा अनऑथराइज्ड अटैक्स, क्योंकि कंप्यूटिंग में क्या होता है कि फायरवॉल जो है एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, और जो भी इनकमिंग और आउटकमिंग नेटवर्क का ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करता है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंट्रोल करता है, और यह बैरियर इस्टेब्लिश करता है ट्रस्ट किसके बीच में? सिक्योर्ड नेटवर्क और दूसरा आउटसाइड नेटवर्क जो कि इनसिक्योर्ड होता है। तो इंटरनेट जो है इंटरनेट को हम सिक्योर्ड और ट्रस्टेड नहीं मानते हैं, तो फायरवॉल इसको चेक करता है।
अगला क्वेश्चन है द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वॉज डेवलप्ड बाय। ये टैली सॉफ्टवेयर है, इसको किसने डेवलप किया था? तो HCL ने, TCS ने, इन्फोसिस ने या विप्रो ने? तो इसे TCS ने डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है HTML इज बेसिकली यूज टू डिज़ाइन। HTML का हम लोग हमेशा कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो शब्द का, तो ये क्या डिज़ाइन करने के लिए यूज होता है इसका? वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स या टेबल एंड फ्रेम्स। तो इसका आंसर होगा A, HTML से वेब पेज को हम डिज़ाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसिंग इज़ मेड फॉर। माइक्रो प्रोसेसिंग किस चीज़ के लिए बनाया गया है? कंप्यूटर के लिए या डिजिटल सिस्टम के लिए या कैलकुलेटर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसिंग कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है? ग्राफिक्स होता है, टेक्स्ट होता है, साउंड होता है, वीडियो होता है और एनिमेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्राम कहते हैं या मल्टी फैसेट कहते हैं या मल्टीमीडिया कहते हैं या मल्टी प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज़ है, इसलिए इसे हम, और सारा चीज़ ब्रॉडकास्ट होता है तो इसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। मीडिया से कम्युनिकेशन होता है, ब्रॉडकास्टिंग। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज। हायर एजुकेशन से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या है? पहला ऑप्शन कि टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हारमनी। हायर एजुकेशन का एम क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हारमनी। एकदम सही है। दूसरा क्या है? टू डेवलप द पर्सनालिटीज़ हु कैन गिव देयर कंट्रीब्यूशंस इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो दो बातें हैं राधा कृष्णन कमीशन के हिसाब से। हायर एजुकेशन का एम है पहला कि डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस और हारमनी को डेवलप करना, और दूसरा कि ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना जो कि अपना कंट्रीब्यूशन किस किस फील्ड में दे सकें? पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ A एंड B। ये दोनों एम हैं हायर एजुकेशन के। थैंक यू।